Hello student. Yesterday Yesterday we saw the real gas gas behavior. behavior. Now Now today today I I will will start start liquefaction liquefaction of of gas. gas. Okay. Okay, Liquefaction liquefaction of of gas. gas. How How does does it it occur? occur? First, First, complete complete data data on on the the pressure, pressure, volume, volume, temperature, temperature, emission emission of of the the substance substance in in both both gaseous gases and and liquid liquid phase phase was was given given by by Thomas Thomas Andrews Andrews on on the the carbon carbon dioxide, dioxide. and And he he plotted plotted a a isotherm isotherm on on the the carbon carbon dioxide. dioxide. Later Later on, on, it it was was found found that that real real gas gas behave behave in in the the same same manner manner as as the the carbon carbon dioxide. dioxide. So So this this method method is is also also used used for for the the other. other. It It was was carbon carbon dioxide dioxide is is as a as a parameter. parameter. सबसे सबसे पहले पहले जो जो कंप्लीट कंप्लीट डेटा डेटा प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम वॉल्यूम पे पे टेम्परेचर पे टेम्परेचर पे मिला था मिला था रिलेशनशिप रिलेशनशिप गैस और गैस और लिक्विड के लिक्विड के स्टेट में, स्टेट में उसको उसको थॉमस थॉमस एंड्रयू एंड्रयू ने ने कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड पे डाइऑक्साइड पे स्टडी स्टडी किया था, किया और था और बाद में बाद में ये भी ये भी पाया पाया गया गया कि कि जो जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड का का बिहेवियर है बिहेवियर है वो वो सारी सारी रियल रियल गैस के गैस के बिहेवियर बिहेवियर जैसा जैसा ही ही है, है, यानी यानी सारी सारी रियल रियल गैस गैस जो जो होती होती है है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही डाइऑक्साइड बिहेवियर जैसा शो ही करती बिहेवियर हैं। शो करती है। और एंड्रयू ने ये भी नोटिस किया कि जो टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे आइडियल गैस है, और गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। उस हाई टेम्परेचर पे और वेरी हाई प्रेशर पे हम गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, कि टेम्परेचर भी हाई हो और प्रेशर भी हाई हो तो लिक्विफिकेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे हम देख सकते हैं। ग्राफ क्या कहते हैं, ये कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे 30, ये टेम्परेचर 30.98 क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के नीचे लिक्विफिकेशन हो रहा है, इस टेम्परेचर के ऊपर गैसेज है, और इस टेम्परेचर के नीचे और जैसे जैसे टेम्परेचर हम डाउन करते जाएंगे तो प्रेशर अगर कम भी रहेगा तो भी लिक्विफिकेशन हो जाएगा। बाकी सारी एरिया में हम यहाँ पे देखेंगे गैसेज हैं, और इस पॉइंट पे यहाँ पे लिक्विड है। तो हमारा जो 30.8 है, यहाँ से हम ये देखेंगे नेक्स्ट कि जो हमारा 30.98 है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे गैस अप टू 78 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और 78 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर होती है फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो है 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस। तो हमारा इस तरह से जो हमारा 30.98 हुआ, ये जो टेम्परेचर दिया है, ये टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। So this is the highest temperature at which liquid carbon dioxide is observed. Above this temperature, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो गया, वो टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का, या किसी के लिए भी हम तो ले सकते हैं। रियल गैस का भी बिहेवियर वैसा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बिहेवियर जब वैसा ही है, तो यहाँ पे हम हाईएस्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर ये है वहाँ पे जो जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं 30.98, जहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी इस टेम्परेचर के ऊपर सारी गैसेज हैं, इस टेम्परेचर के नीचे जो है लिक्विफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस का देखें क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। जितना वॉल्यूम हमारा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा, और जो उस समय प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा। तो इस तरह से जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर है, इसको हम जो है कि कांस्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर कह सकते हैं। इसको हम जो है कि कह सकते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट कह सकते हैं। आई बात समझे, क्रिटिकल कांस्टेंट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी चीज़ या रियल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं वो गैस से लिक्विड के फेज में आ जाते हैं। अब जब फर्दर इंक्रीज करते हैं प्रेशर, मतलब हम कंप्रेशन जब करते हैं, दबाते हैं,
तो लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होती जाती है। अब यहाँ पे कर्व जो होता है वो दिखाता है कंप्रेसिबिलिटी को, जो कर्व स्टीप होता जा रहा है वो आइसोथर्म पे ये हमें बताता है। जैसे यहाँ पे हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये जो कर्व हमारा इस तरफ से दिखा रहा है ये स्टीप होता जा रहा है। तो ये स्टेपनेस यहाँ पे ये बता रहा है कि किस तरह से ये लिक्विफाई हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम पॉइंट जो है कि अगर पॉइंट बी पे आते हैं, यहाँ अगर इस तरह से हमें देखा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विफिकेशन हुआ, स्टीप ग्राफ मिल गया हमें। तो अगर अब थोड़ा सा भी हम कंप्रेशन करेंगे तो लो कंप्रेसिबिलिटी, वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी वहाँ पे इंडिकेट करेगा, और बिलो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड बिहेवियर ऑफ गैस जो होगा कंप्रेशन पे वो डिफरेंट दिखाई देता है, अलग अलग गैस के लिए वहाँ पे अलग अलग दिखाई देता है। जब हम 21.5 डिग्री पे देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ही है ओनली अप टू पॉइंट बी पे। तो इसका मतलब क्या है कि हम कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर लो होगा, तो अगर टेम्परेचर लो होगा कंप्रेशन करेंगे तो लिक्विफिकेशन होता जाएगा। और ये भी है कि अगर हम टेम्परेचर लो करते जाएं और प्रेशर अप्लाई ना करें, प्रेशर जो है कांस्टेंट कर दें, तो मॉलिक्यूल खुद भी पास पास आएंगे और लिक्विफाई हो सकते हैं। ठीक है, अब लिक्विड एंड गैस कार्बन डाइऑक्साइड कोएग्जिस्ट and further application of pressure result the condensation of more gases until the pressure point C is reached। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफ में कि हम जब तक पॉइंट सी तक पहुँचते हैं तब तक कंप्रेशन चल रहा है। ये हमारा पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी पर भी कंप्रेशन चल रहा है। यहाँ पे हमारा गैस, यहाँ पे कोई डिस्टेंस हो रहा है गैस और लिक्विड के फॉर्म में। हम यहाँ प्रेशर से घटा करके इस प्रेशर पे आ गए, यहाँ प्रेशर इस प्रेशर से कम है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट सी पे भी अभी स्टिल जो है कि गैस के फॉर्म में, लिक्विड और गैस के फॉर्म में है। ठीक है, अब जब तक हम सी पे पहुंचते हैं तब तक वही कंडेंसेशन का काम होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जब हम बिलो टेम्परेचर 30.98 पहुंचते हैं, कर्व जो होता है कर्व में सिमिलर ट्रेंड दिखाई देता है, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता, केवल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वही लो टेम्परेचर पे बढ़ती जाती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वही केवल बढ़ती जाती है। अगर हम ग्राफ देखेंगे तो जो हमारा डोम शेप एरिया दिख रहा है उस डोम शेप एरिया में नीचे हम बढ़ते जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ती जाती है, टेम्परेचर लो होता जाता है। ठीक है, और जब हम पॉइंट डी पे पहुंचते हैं तो वहाँ रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को, और पॉइंट अंडर द डोम शेप एरिया रिप्रेजेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैस कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा पॉइंट डी है, लाइक डी, पॉइंट लाइक डी क्या हमें बताता है कि यहाँ पे जो है कि लिक्विड स्टेट है, और जो डोम शेप कर्व का एरिया बना हुआ है उसमें हम देखेंगे कि लिक्विड और गैस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इक्विलिब्रियम में, यानी इसके अंदर सब लिक्विड है उसके बाहर गैस के फॉर्म में। उस लाइन डोम शेप लाइन के ऊपर जो है कि सब इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कुछ यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है बस। लिक्विफिकेशन के लिए हमें ज़्यादा नहीं जानना है। अब इन सब डिस्कशन से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम कूल करते जाएंगे, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर जाएंगे और प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, प्रेशर हम बढ़ा नहीं रहे, प्रेशर कमी है और हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे भी जो लिक्विफिकेशन हो जाएगा। एक तो लिक्विफिकेशन का तरीका है कि हम प्रेशर बढ़ाएं,
तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो है लिक्विफाई होगा, लेकिन अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हमारे जब टेम्परेचर कूल करते जा रहे हैं तो कूल करने की कंडीशन में भी लिक्विफिकेशन होगा। तो इस तरह का जो लिक्विफिकेशन होता है उसको हम परमानेंट गैस बोलते हैं ना, गैस विच शो द कंटिन्यूअस पॉजिटिव डेविएशन इन जेड वैल्यू, रिक्वायर कूलिंग एज वेल एज कंसिडरेबल कंप्रेशन। दोनों चीजें होती हैं, कूलिंग भी होती है, कंप्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, अब कंप्रेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। ओके, और कूलिंग में क्या होता है कि जो पार्टिकल के मूवमेंट होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो वहां पे इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि क्लोज आने पर मॉलिक्यूल आपस में मिलने लगते हैं और धीरे धीरे जुड़ जाते हैं और गैस लिक्विफाई हो जाती है। जब हम कंप्रेशन कर रहे हैं या लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, सॉरी कूलिंग कर रहे हैं, तो कूलिंग और कंप्रेशन के दौरान जो है पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद वो जो है गैस लिक्विफाई होती है। तो एक तो हमने प्रेशर बढ़ाया क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो कंप्रेशन के कारण हुआ, एक तो हमारा टेम्परेचर भी हमने कम कर दिया तो वहाँ पे कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि जैसे कि अगर ए टू एफ मूव करते हैं वर्टिकली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, देन हम जी तक पहुँचते हैं कंप्रेशन से, कांस्टेंट टेम्परेचर अलोंग द आइसोथर्म। तो इस कंडीशन में प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, वी नाउ वी कैन मूव वर्टिकली डाउनवर्ड डी बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। ऊपर जाना है तो टेम्परेचर बढ़ते हुए हम जा सकते हैं ए से एफ तक, और नीचे हम आ रहे हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम करते हुए नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम एच पे क्रॉस करेंगे तो क्रिटिकल आइसोथर्म पे लिक्विड हमें मिलेगी। जैसे ही एच के पास पहुंचेंगे तो वो क्रिटिकल आइसोथर्म होगा जहाँ पे लिक्विफाइड हो जाएगा, और we end up with a liquid, but this series of changes we do not pass through the phase region। टू फेज रीजन में ये पास नहीं होता है। तो ये हमें जो है कि जानना है लिक्विफिकेशन। अब जो गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग द प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर कोई गैस प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विफाई हो रही है तो उसे हम एंड इज कॉल्ड वेपर ऑफ द सब्सटेंस, वो वेपर है। ठीक है, वो क्या है, वेपर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो गैस वेपर है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड वेपर कहते हैं। इस तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफाई हो रही बाई प्रेशर अप्लाई करने पर तो उसको हम वेपर ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड वेपर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट गैसेस के लिए है। तो हम जहाँ पे इसका मतलब है ये क्रिटिकल टेम्परेचर इसका है तो इसमें ये लिक्विफाई होगा, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इसके बिलो ये लिक्विफाई हो जाएगी। ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर नाइट्रोजन का है तो इसके नीचे ये बिलो लिक्विफाई होगा, ये भी इसके बिलो लिक्विफाई होगा। तो इस तरह से डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वैल्यू, वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम? गैस passes characteristic critical temperature which depend upon the magnitude of intermolecular forces between the gas particle. Critical temperature of ammonia and carbon dioxide is this much respectively. Which of these gas will liquefy first when you start cooling 500 Kelvin to their critical temperature? कहने का मतलब है गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हमने देखा है पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में वो डिपेंड करता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया का दिया हुआ है 405.5, ओके, और इसका दिया है 304.1। तो कौन सी गैस जो है पहले लिक्विफाई होगी जब हम 500 डिग्री तक
केल्विन तक जो है कि उसको हम कूल करते हैं। तो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक सबसे पहले कौन लिक्विफाई होगी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर टेम्परेचर को देखा जाए कि 500 हमें पहुंचना है, 500 तक हमारा ये टेम्परेचर है, 500 पे है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, पहले अमोनिया मिलेगा। अमोनिया विल लिक्विफाई फर्स्ट बिकॉज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर विल बी रीच फर्स्ट। सबसे पहले ही हम इस टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जो हमें लिक्विफिकेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का करना है तो बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर गिराना पड़ेगा, ठीक है, मोर कूलिंग चाहिए। अमोनिया तो क्योंकि लगभग 500 के आसपास है, तो ये सबसे पहले लिक्विफाई हो जाएगी। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज अगर हम ये देखा जाए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड जब इवेपोरेशन करता है, अगर हमने कोई कंटेनर लिया है, उस कंटेनर क्लोज कंटेनर के अंदर हम अगर किसी सपोज कि हम वाटर को ही सपोज ये एक क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर को हम हीट कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर जो है यहाँ पे इवेपोरेट होना शुरू हुई, वाटर इवेपोरेट हो रही है, और ये इवेपोरेटेड वाटर जो है कि क्या करेगी यहाँ पे जब कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यहाँ से प्रेशर डालेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो अब यहाँ जो प्रेशर पड़ेगा उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। तो जो लिक्विड इवेपोरेट होता है, लिक्विड इवेपोरेट्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ओके, is known as वेपर प्रेशर। अब ये जब एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि स्टेप नहीं कर रहा है, तो जितना लिक्विड यहाँ जा रहा है, आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगी, तो उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यानी जो वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ओके। और जो प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर मस्ट बी मेंशन्ड व्हाइल रिपोर्टिंग द वेपर प्रेशर। सबसे जरूरी है टेम्परेचर का, किस टेम्परेचर पे वेपर बन रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वेपर प्रेशर of some common liquid at various temperature at 1 atm pressure, boiling temperature is known as normal boiling point। मतलब कहने का मतलब इस 1 atm प्रेशर पे वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और इफ प्रेशर इज 1 बार देन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब हम 1 atm प्रेशर पे निकालते हैं तो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और जब हम उसको एक बार पे निकालते हैं 1 बार पे, तो हमारा वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम होता है। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? 1 बार जो प्रेशर होता है वो स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखने वाली बात है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 है डिग्री सेंटीग्रेड,
स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो तो 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से जब हम हाई जब एल्टीट्यूड हम हाई पे एल्टीट्यूड जाते पे हैं जाते हैं अगर हाई एल्टीट्यूड अगर पे हाई हम पहुंचते एल्टीट्यूड पे हैं हम तो उस पहुंचते हैं कंडीशन तो में उस जो कंडीशन में एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता एटमॉस्फेरिक है, प्रेशर होता है, लोअर लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो देयरफॉर जो तो लिक्विड देयरफॉर होती है जो हाई लिक्विड होती है हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हाई पे एल्टीट्यूड पे हाई बॉयल एल्टीट्यूड करती है पे एट लो बॉयल करती टेम्परेचर। हैं एट लो टेम्परेचर पे। जब हम सी लेवल जब से हम ऊपर सी जाते लेवल हैं से तो ऊपर जाते हैं तो इसीलिए जब हम सी लेवल जब हम के सी ऊपर लेवल जाते हैं, के पहाड़ों ऊपर पे जाते जाते हैं हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो कभी कभी तो जो कभी कभी जो हिली एरिया में हिली अगर हम एरिया जाते हैं में देखते अगर हैं हम तो जाते हैं पानी जो है देखते हैं तो बहुत कम पानी जो है टेम्परेचर बहुत पे कम ही बॉयल टेम्परेचर करने पे ही लगता है। बॉयल करने लगता है। कम टेम्परेचर पे कम टेम्परेचर हिली पे एरिया में बॉयल हिली करना एरिया में बॉयल करता है करना तो करता वहाँ है जो कुकर तो वहाँ प्रेशर जो होता है कुकर वो प्रेशर यूज होता है वो फॉर यूज्ड कुकिंग फॉर फूड कुकिंग हम आसानी फूड से वहाँ पे हम कर लेते आसानी हैं, से वहाँ पे यूज कर कर लेते लेते हैं। हैं, यूज़ कर तो लेते हैं। कहने का मतलब है तो कि कहने जब का हाई मतलब है कि जब एल्टीट्यूड हाई पे हम जाते एल्टीट्यूड पे हैं हम जाते तो हैं वहाँ पे तो लो वहाँ पे टेम्परेचर लो पे टेम्परेचर पे कंपरे वहाँ पे वहाँ पे लो टेम्परेचर इन लो टेम्परेचर इन कंपैरिजन देखा जाए सी कंपैरिजन लेवल से देखा जाए सी लेवल तो वहाँ से बॉइलिंग फर्स्ट तो वहाँ होने बॉइलिंग लगती है। फर्स्ट होने लगती ठीक है, है। तो ठीक अगर है, बॉइलिंग लो तो अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पे लो हो टेम्परेचर रही पे है हो रही तो है वहाँ पे तो वहाँ पे प्रेशर कुकर प्रेशर यूज हम कुकर यूज हम करते हैं, जल्दी से करते हैं, हो जल्दी से जाता है। हो जाता है। जो जो इसका यूज हम और देख इसका सकते यूज हैं, हम और देख सकते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, सर्जिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको इंस्ट्रूमेंट उसको स्टरलाइज कर दिया जाता स्टरलाइज कर दिया जाता है। है। स्टरलाइज करते हैं स्टरलाइज ऑटोक्लेव के करते हैं अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर, विच बॉयल विच पॉइंट ऑफ बॉयल वाटर पॉइंट इंक्रीज ऑफ बाई वाटर इंक्रीजिंग इंक्रीज द बाई प्रेशर। इंक्रीजिंग यहाँ पे द प्रेशर प्रेशर, बढ़ा यहाँ पे करके प्रेशर बढ़ा करके उसको हम जो है कि उसको हम जो है कि इनक्लेव के अंदर डाल इनक्लेव करके के अंदर बॉयल डाल करते करके बॉयल कर देते हैं। हैं। ओके, ओके, तो इस तरह से जो है तो इस तरह से जो बॉइलिंग है के बॉइलिंग द्वारा के स्टरलाइजेशन, द्वारा स्टरलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अब आते हैं हम सरफेस लोग टेंशन पे। सरफेस व्हाट इज टेंशन पे। सरफेस व्हाट इज टेंशन? सरफेस टेंशन? इट इज द इट इज प्रॉपर्टी द ऑफ प्रॉपर्टी लिक्विड। ऑफ लिक्विड। ओके, ओके, क्यों, व्हाई क्यों, इट इज वाई इट इज देन स्मॉल देन ड्रॉपलेट क्यों स्मॉल बनते हैं, ड्रॉपलेट क्यों मरकरी बनते हैं, मरकरी स्फेरिकल बीड्स क्यों स्फेरिकल बनती बीड्स हैं, क्यों बनती हैं जब स्प्रेड करते हैं जब सरफेस स्प्रेड पर, करते हैं सरफेस क्यों पर, जो है क्यों जो है पार्टिकल्स पार्टिकल्स सॉइल के होते हैं जो सॉइल के बॉटम पे, होते हैं जो बॉटम पे, रिवर पे, रिवर इस पे, वो इस वो सेपरेटेड रहते हैं बाई सेपरेटेड थिक रहते लेयर हैं के बाई थ्रू, थिक जो है एक लेयर के दूसरे थ्रू, से जो एक जुड़े दूसरे रहते से हैं, क्यों ऐसा जुड़े होता रहते है? हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों जो है कि क्यों जो है वाई कि डज ए वाई लिक्विड डज ए राइजेस इन लिक्विड द राइजेज इन द thin capillary thin as soon capillary as the as capillary soon as the touches? capillary जब touches? जब ओके, ओके, तो ये तो क्वेश्चन ये मन में आते क्वेश्चन हैं कि मन ऐसा में आते क्यों हैं कि होता है ऐसा कि क्यों जो होता है कि इस जो जब भी इस हमने देखा है जब कि भी हमने मरकरी देखा अगर है कि सरफेस पे मरकरी अगर गिरती है तो सरफेस पे गिरती है तो स्फेरिकल गोल गोल स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स गोल बन गोल जाते हैं। ड्रॉपलेट्स बन अब जाते ये हैं। जो ड्रॉपलेट्स अब ये क्यों जो बनते हैं? ड्रॉपलेट्स क्यों क्यों जो बनते हैं? सॉयल जो होती क्यों है जो बॉटम सॉयल जो रिवर, होती है बॉटम जो लीवर रिवर के बॉटम जो में रिवर के बॉटम में वो होती है सेपरेटेड वो रहती है, वो सेपरेटेड रहती ठीक है, वो ठीक स्टिक कर जाती है, स्टिक दूसरे कर एक जाती है, दूसरे से दूसरे चिपकी एक रहती दूसरे है। से चिपकी रहती है। और जो और जो ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे ड्रॉपलेट्स गिरती ऊपर हैं से वो नीचे स्फेरिकल गिरती हैं होती वो हैं, या स्पेरिकल जो होती हैं, कैपिलरी या जो एक्शन देखते हैं कैपिलरी फिजिक्स में एक्शन पढ़ते देखते हैं हैं फिजिक्स में तो पढ़ते हैं। वहाँ पे तो कैपिलरी वहाँ एक्शन पे में भी देखते कैपिलरी हैं एक्शन लिक्विड में किस भी देखते तरह हैं से लिक्विड सरफेस किस को तरह से पकड़ के जल्दी सरफेस से को पकड़ चलती है। के जल्दी से ये चलती है। सारे ये जो सारी फिनोमिना जो होते हैं, चाहे फिनोमेना होते स्फेरिकल हैं, शेप चाहे का बनना स्पेरिकल है, शेप का चाहे बनना स्टिक है, करना है चाहे स्टिक टुगेदर, करना है या टुगेदर, लिक्विड का या राइज और लिक्विड फॉल का है राइज और कैपिलरी में, ये फॉल है सब कुछ कैपिलरी में, ये सब कुछ सरफेस टेंशन के ऊपर सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता सरफेस है, और ये फिनोमिना है सरफेस जिसको हम फिनोमिना है, सरफेस तो टेंशन इसको हम कहते सरफेस हैं। तो टेंशन ये कहते एक हैं। तरह तो से ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिक्विड्स है। लिक्विड्स है। ओके, a ओके, molecule in the ए bulk of मालिक्यूल इन द liquid बल्क ऑफ experience लिक्विड equal एक्सपीरियंस intermolecular इक्वल force। इंटरमालिकुलर फोर्स। इसे इक्वल इसी इंटरमॉलिक्यूलर इक्वल फोर्स को हम इंटरमालिकुलर फोर्स सरफेस को हम टेंशन कह सरफेस सकते हैं। जो टेंशन हमें कह सकते हैं, जो स्फेरिकल हमें शेप आता है या किसी स्पेरिकल शेप सरफेस से आता है या टच किसी होता है। सरफेस से टच होता है। ये ठीक है, तो ये ये हमारे सारे ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हमारे सारे जवाब हो क्वेश्चन गए। के ऐसा क्यों होता है? जवाब हो गए। सरफेस ऐसा क्यों टेंशन होता के है? कारण। सरफेस टेंशन के कारण होता है। ओके, ओके, अब हम
हम लोग क्या जानते हैं कि जो लिक्विड होते हैं वो टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, हमेशा जो है अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं नेट डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड फोर्स करते हैं, और वहाँ पे एनर्जी जो है कि बल्ब की कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। जबकि जो बल्क में होते हैं वो कोई जो कि फोर्स एक्सपीरियंस, नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, और इसी वजह से जो बाहर वाले हैं अंदर की ओर आना चाहते हैं। तो जो लिक्विड टेंड टू हैव द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सरफेस पे कम से कम मॉलिक्यूल रहना चाहते हैं, और इस वजह से जो है स्फेरिकल शेप आ जाता है। ठीक है, तो इफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज, अगर सरफेस हम बढ़ा देंगे तो पुलिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क होने लगेगा, बल्क से मॉलिक्यूल ऊपर की ओर आने लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स विल हैव टू ओवरकम। ओके, इससे क्या होगा कि एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन का मतलब एनर्जी का बढ़ जाएगा। अगर हम अपोजिट वर्क करने लगते हैं तो ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ाना चाहेंगे तो हमें एनर्जी भी की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय यूनिट, वन यूनिट डिफाइंड एज द एनर्जी सरफेस एनर्जी। ओके, सरफेस टेंशन है, यहाँ पे सरफेस एनर्जी का यूनिट होता है जूल पर मीटर। तो इस तरह से हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। एक सरफेस ऑफ लिक्विड में अगर इमेजिनरी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगता है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन को हम इस तरह से गैमा से डिनोट करते हैं, और इसका डायमेंशन केजी पर सेकेंड और एसआई यूनिट में न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, और जो स्फेरिकल शेप होता है उसके लिए मैंने बता दिया क्यों स्फेरिकल शेप आता है, सरफेस टेंशन के कारण। ओके, नाउ हम देखेंगे विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी भी एक सरफेस टेंशन की तरह से ही एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की। ओके, अब ये विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, एक तरह के रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है, टू फ्लो विच arises due to the internal friction between the layer of liquid as they slip past one another while liquid flows। जब लिक्विड फ्लो करते हैं तो लेयर बाय लेयर फ्लो करते हैं, तो दो लेयर के बीच में जो है जो फ्रिक्शन फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, वही रेजिस्टेंस होता है विस्कोसिटी। जैसे अगर हम लोग सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल गिरा देते हैं तो कुछ दूर फ्लो करते 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 क्या होता है, रुक जाता है ना। क्यों रुक गया? क्योंकि ऊपर की लेयर जो फ्लो कर रही थी उस पर नीचे की लेयर फोर्स लगा रही थी, तो ऊपर की लेयर पे नीचे की लेयर जो फोर्स लगा रही थी तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था जिससे ज़्यादा दूर तक मूवमेंट नहीं हुआ, और वो जो है कि मूवमेंट चेक हो गया। तो इस तरह का जो रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, उस इंटरनल फ्रिक्शन के कारण जो एक लिक्विड का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, तो इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अगर जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना तेजी से पकड़े रहेंगे और उतना रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब जितने भी, जैसे अगर पानी है तो उसका फ्लो क्या होगा, बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, जहाँ गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है, यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, तो एक बार विस्कोसिटी फिर से जान लेते हैं। विस्कोसिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है।
और ये मेजर करता है कि कितना रेजिस्टेंस होता है दो लेयर के बीच में ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। तो जब भी कोई लिक्विड फ्लो करती है किसी सरफेस के ऊपर तो वहाँ लेयर बाय लेयर मूवमेंट होते हैं। अब उस लेयर ऑफ मूवमेंट के बीच में फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो फ्लो बहुत कम होगा, अगर फ्रिक्शन कम है तो फ्लो ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर वाटर कौन सरफेस के ऊपर गिरा देते हैं कुछ दूर तक फ्लो होता है, फिर वाटर का फ्लो रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दो लेयर के बीच में हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगे वहाँ पे, जिसकी वजह से धीरे धीरे फ्लो रुक गया। अगर हम जितना ही हम गाढ़ा लिक्विड लेंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, वहाँ उतना फ्लो कम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर विस्कोसिटी पे डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।